हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष कौर और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल डिजी प्रतियोगिता पर। तो इससे पहले की जो वीडियोस में हमने बात की थी वो बात की थी हैदराबाद राज्य के बारे में, कर्नाटक राज्य के बारे में और हमने बात की थी कर्नाटक युद्ध के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो बात करेंगे बंगाल राज्य के बारे में, क्योंकि यहीं से जो शुरुआत होती है वो भारत के गुलामी की शुरुआत होती है। अब पहले से जान लेते हैं थोड़ा सा बंगाल राज्य के बारे में। अब आपको बंगाल राज्य सुन के क्या समझ में आ रहा है? बंगाल राज्य सुन के समझ में आ रहा होगा कि पश्चिम बंगाल? नहीं, आपका एक डाउट मैं अभी क्लियर कर देता हूं कि जो बंगाल राज्य पहले का बंगाल राज्य था वो अब के बंगाल के राज्य से थोड़ा सा अलग था। वो किस तरीके से अलग था वो मैं आपको बता देता हूं। भाई, अगर हम भारत के मैप में अगर हम देखेंगे तो भारत का मैप इस तरीके से कुछ है और यहाँ पे ये वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से है। आज यहाँ पे बांग्लादेश है, इधर पश्चिम बंगाल और इधर बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इस तरीके से कई सारे राज्य हैं। और उस टाइम पे जो इन सभी क्षेत्रों में क्या था, अकेला अकेला जो बंगाल राज्य था वो था। यानी अगर पूछा जाए जो आज का कौन सा बांग्लादेश वाला हिस्सा, पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा, बिहार राज्य वाला हिस्सा, उड़ीसा राज्य वाला और झारखंड राज्य वाला हिस्सा है, तो इन सभी हिस्सों को मिलाकर जो उस टाइम का बंगाल राज्य था वो था। एक डाउट तो ये क्लियर हो गया, क्यों बंगाल राज्य इतना जरूरी अंग्रेजों के लिए क्यों था? क्योंकि एक तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र था, दूसरा क्या कारण था? दूसरा कारण था कि दो नदियां हैं। वो कौन कौन सी नदियां हैं? एक तो हमारी गंगा नदी है और एक हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। गंगा नदी इस तरीके से होती हुई कहाँ जाती है, आज हम जानते हैं बांग्लादेश में मिलती है, और दूसरी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो अरुणाचल प्रदेश, असम से होते हुए बांग्लादेश में मिलती हैं। तब ये दोनों की दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इन दोनों के जो आसपास का जितना भी क्षेत्र है ना, जैसा कि हम जानते हैं जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा है। तो इस डेल्टा की सबसे खास बात क्या है कि ये बड़ा तो है ही, साथ ही साथ क्या है, उपजाऊ है। ये बात कही जा सकती है कि उस टाइम पूरे के पूरे भारत में अगर कोई सबसे उपजाऊ भूमि थी वो कहाँ की थी, तो वो उस बंगाल राज्य के ही थी। तो समझ में आ गया कि अंग्रेजों का जो ध्यान था वो बंगाल राज्य की तरफ क्यों गया। एक तो ये बहुत बड़े क्षेत्र पे फैला हुआ था और पूरे भारत में जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र था वो भी कौन सा क्षेत्र था? बंगाल राज्य का क्षेत्र था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बंगाल राज्य की कहानी को, और किस किस मतलब कौन कौन से शासक यहाँ पे हुए और किस तरीके से अंग्रेजों ने उन पर अपना नियंत्रण किया। तो इसी क्रम में जो पहला शासक आता है वो हमारा आता है मुर्शिद कुली खां। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि उस टाइम पे जो भारत में शासन चल रहा था वो किसका चल रहा था? मुगल वंश का शासन चल रहा था। अब मुगल वंश के शासन में उस दौरान अगर हम देखेंगे तो इसका कार्यकाल कब से कब तक है? 1700 से लेकर 1727 ईस्वी तक। और अगर हम मुगल शासन में देखें तो उस टाइम पे कौन शासक होगा? औरंगजेब शासक होगा। तो औरंगजेब क्या करता है, सन 1700 में इसे दीवान बनाकर भेजता है, कहां पे? ढाका में। और जो बंगाल राज्य है उस दौरान जो उसकी राजधानी थी वो कौन सी थी? ढाका थी। अब बात कर लेते हैं, एक जो हमें पॉइंट याद रखना है वो याद रखनी है सन 1707। पहले जब हम उत्तरकालीन मुगल शासक पढ़ा रहे थे तब भी हमने इसका ध्यान रखा था और यहाँ भी हमें इस सन का ध्यान रखना है। तो ये सन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 1707 में किसकी मृत्यु हो जाती है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद के जितने भी मुगल शासक बनते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? कमजोर और अयोग्य होते हैं। उन्हीं चीज का फायदा कौन उठाता है? मुर्शिद कुली खां। और कब? 1717 ईस्वी में किसकी स्थापना कर लेता है? यानी कि स्थापना तो ये 1700 में ही कर देता है, किसकी? स्वतंत्र बंगाल राज्य की। लेकिन बंगाल का सूबेदार कब बनता है? 1717 ईस्वी में। कब? जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अगर पूछा जाए सूबेदार कब बना तो 1717 ईस्वी। लेकिन अगर पूछा कि औरंगजेब ने इसे कब नवाब बनाया तो आंसर क्या हो जाएगा? 1700 ईस्वी। तो जैसे ही इसे बंगाल का दीवान बनाकर भेजा जाता है तो इसे वहां के जो ढाका में षड्यंत्र चल रहे थे उनसे भी का इसे ज्ञान हो गया। तो इसने क्या काम किया? वहां से पेपर में भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इसने अपनी राजधानी को, जो कि बंगाल की अब तक राजधानी कहां थी? ढाका थी, अब उसने उसे बदल के कहां कर दिया? मुर्शिदाबाद कर दिया। अगर पेपर में पूछा जाए एग्जाम में कि जो ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद किसने स्थानांतरित किया तो उसका आंसर क्या होगा? मुर्शिद कुली खां। और पूछा जाए कि इस मुर्शिदाबाद की जो स्थापना थी वो भी किसने की तो उसका भी आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां ने। अगर पेपर में पूछा जाए कि जो इसने राजधानी परिवर्तित किया वो किस वर्ष हुई तो वो हुई
1304 ईस्वी में। इसके साथ साथ जो मुर्शिद कुली खां से और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि बंगाल राज्य में जो कि इजारेदारी व्यवस्था पहले किसने, इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद में किसने स्थापित की थी, तो मैंने आपको बताया था एक व्यक्ति था लंपट मूर्ख के नाम से जिसे जाना जाता है, और वो मुगल शासक कौन था, जहादार शाह। उसने भी इस व्यवस्था को लागू किया था। लेकिन अगर पेपर में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए कि बंगाल राज्य में इजारेदारी व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया, तो उसका आंसर क्या होगा, मुर्शिद कुली खां। और इसे ही बंगाल में जमींदारी वर्ग या फिर कुलीन वर्ग का जनक भी माना जाता है, किसको, मुर्शिद कुली खां को। अब बात करते हैं जो अगला शासक है, हमारा अगला नवाब है बंगाल का, वो कौन है, शुजाउद्दीन। ये बहुत ही अयोग्य शासक है। इसके जीवन काल की कोई भी घटना ऐसी नहीं है जो एग्जाम में पूछी जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं इसका कार्यकाल कब से कब तक, 1727 से लेकर 1739 ईस्वी तक रहा। और ये जो था किसका, ये उसका बेटा नहीं था मुर्शिद कुली खां का, क्योंकि मुर्शिद कुली खां का कोई भी बेटा नहीं था, तो उसका एक जवाई था, कौन, शुजाउद्दीन, जो कि नवाब बनता है मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद। इसके काल से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बंगाल पर मराठों के आक्रमण किसके काल में सर्वाधिक हुए, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, शुजाउद्दीन। तो जैसे ही शुजाउद्दीन की मौत होती है तो उसके बाद उसका बेटा शासक बंगाल का नवाब बनता है, कौन, सरफराज। अब ये इसके जीवन काल की तो कोई घटना है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, पूरी तरीके से अयोग्य है। इसका कार्यकाल केवल कब से कब तक, 1739 से लेकर 1740 ईस्वी तक, केवल 1 वर्ष का कार्यकाल रहा। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, वो क्या चीज है, पहले उसको थोड़ा सा समझेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस तरफ के हिस्से में, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ मुगल बादशाह बैठा हुआ है। अब मुगल बादशाह का जो मुगल क्षेत्र है वो इस तरीके से, यहाँ पे दक्कन प्रांत है, यहाँ पे बंगाल का है, इधर काबुल का है। अगर इसे इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार करना है तो ये खुद तो जाके करेगा नहीं, तो ये क्या करता था, इन्होंने अपने सभी को प्रांतों में बांट रखा था, पूरे के पूरे साम्राज्य को किसमें बांट रखा था, प्रांतों में। और उन प्रांतों को क्या कहा जाता था मुगल शासन काल में, उन्हें कहा जाता था सूबा। और इन पे जो अधिकार, मतलब इनका जो अधिकारी नियुक्त करके भेजा जाता था उन्हें क्या कहा जाता था, सूबेदार कहा जाता था। तो ऐसे ही जो सूबेदार था यहाँ का बंगाल का, वो कौन है, वो है मुर्शिद कुली खां था अब तक तो। उसके बाद शुजाउद्दीन बना, और फिर कौन बन गया, सरफराज बन गया। लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि बंगाल का क्षेत्र भी कैसा था, बहुत बड़ा क्षेत्र था, तो उसके शासन को अकेला मुर्शिद कुली खां तो चला नहीं सकता था। तो ये लोग क्या करते थे, अपनी सहायता के लिए नायब सूबेदार बना देते थे। यानी पहले मुगल राजा ने क्या बनाए, सूबेदार बनाए, और इन सूबेदारों ने अपनी आसानी के लिए, अपनी मतलब ये काम को आसानी से कर सके उसके लिए इन्होंने क्या बना दिया, नायब सूबेदार बना दिया। तो ऐसा ही एक नायब सूबेदार कौन था, वो था अलीवर्दी खां, जिसे कौन बनाता है, शुजाउद्दीन बनाता है। और ये कहाँ का नवाब होता है, यानी कहाँ का नायब सूबेदार होता है, तो ये बिहार का नायब सूबेदार होता है। यानी एक अगर मैं बात कहूं तो ये बिहार का सूबेदार है। अब किसने क्या काम किया, इसे ये तो पता था कि जो सरफराज है वो पूरी तरीके से अयोग्य है, और इसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना सरफराज को हटा दिया जाए और मैं पूरे के पूरे जो बंगाल का क्षेत्र है उस पर अपना अधिकार कर लूं। और ऐसा ही कुछ हुआ। तो इसने क्या काम किया, एक सरफराज के साथ एक युद्ध लड़ा, घेरिया का युद्ध। इसे कहीं कहीं पे गिरिया का युद्ध भी कहा जाता है। कब लड़ा गया, 1740 ईस्वी में। और कब लड़ा गया, तो अलीवर्दी खां और सरफराज के बीच में लड़ा गया। और इसी युद्ध में सरफराज को पराजित कर देता है और बंगाल की सत्ता पर अपना अधिकार कर लेता है। तो इस तरीके से अब जो बंगाल का नवाब बना वो कौन बना, अलीवर्दी खां। तो यह कैसा शासक था, यह एक योग्य शासक था। अब इसने अपनी योग्यता का परिचय किस प्रकार से दिया उसको थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि अब तक जितने भी जो बंगाल के नवाब थे वो कहीं ना कहीं मुगल दरबार से जुड़े हुए थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया दिया था पिछली वीडियोस में। अब इसने क्या काम किया, इसने सोचा कि आने वाले टाइम में मेरी नवाबी का कोई मतलब विरोध करे, मेरे सामने कोई खड़ा हो, इससे पहले ही मैं क्या काम करूं, कोई ना कोई पत्र प्राप्त कर लूं, किससे, मुगल बादशाह से, जो भी उस टाइम पे था। तो इसने क्या काम किया, उसने
2 करोड़ रुपए किसको दिए? मुगल बादशाह को दिए। और उस समय जो मुगल बादशाह कौन था? वो कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। सोचो उस टाइम में 2 करोड़ रुपए की कितनी वैल्यू होगी। तो इसने 2 करोड़ रुपए दे दिए किसको? मोहम्मद शाह रंगीला को। और मोहम्मद शाह रंगीला ने बदले में इसको क्या दे दिया? एक प्रमाण पत्र दे दिया कि जाओ आज से तुम क्या हो? बंगाल के नवाब हो, तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। तो इस तरीके से देखें जो बंगाल का जो वास्तविक नवाब था, स्वतंत्र नवाब, वो कौन बना? वो बना अलीवर्दी खां। अब इसके काल की जो इंपॉर्टेंट घटना है वो कौन सी घटना है कि जो कि मुर्शिद कुली खां ने उड़ीसा राज्य को अपने अधिकार में लिया था 1751 ईस्वी में मराठों ने मतलब 1751 ईस्वी में मराठों ने बंगाल पर आक्रमण करके उस उड़ीसा राज्य को किससे छीन लिया? अलीवर्दी खां से छीन लिया। अब बात करते हैं अलीवर्दी खां के कथन के बारे में जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वो कथन क्या है? तो वो कथन है कि यूरोपियन कंपनियां मधुमक्खी के छत्ते के समान हैं, यदि हमने इन्हें छेड़ा तो ये हमें काट काट कर मार डालेंगी, और यदि नहीं छेड़ा तो हमें अंत में क्या देंगी? वो शहद देंगी। तो इतने ही प्रश्न थे जो अलीवर्दी खां से पूछे जा सकते थे। अब बात करते हैं जो बंगाल राज्य का जो पहला और सबसे ज्यादा योग्य शासक था वो कौन था? वो था सिराजुद्दौला। क्यों? क्योंकि एक बात और मैं आपको बता दूं, जो अलीवर्दी खां था उसका कोई भी बेटा नहीं था, उसकी केवल 3 बेटियां थी जो कि कहां पर थी? एक तो पटना में थी, और एक ढाका में थी, और एक थी पूर्णिया नामक जगह पर। तो उन्हीं तीनों बेटी में से जो उसकी सबसे छोटी बेटी थी वो क्या काम करता है? क्योंकि अलीवर्दी खां का कोई बेटा नहीं था तो वो अपने सबसे छोटी जो उसकी बेटी थी उसके बेटे को, जो कि कौन होता है? सिराजुद्दौला, उसको क्या कर देता है? उसको नवाब घोषित कर देता है अपने जीते जी ही। और 1756 में, क्योंकि जो अलीवर्दी खां का कार्यकाल था वो कब तक था? 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक। और अगर हम सिराजुद्दौला का काल देखें तो 1756 से लेकर 1757 ईस्वी तक। यह अलीवर्दी खां से भी ज्यादा योग्य शासक था, लेकिन क्या है, इसे अपनी योग्यता दिखाने का टाइम ही नहीं मिला। इसके जो अधिकारी थे उन्होंने क्या काम किया? इसके साथ धोखा किया और इसे मरना पड़ा। अब जो बात कर लेते हैं सबसे पहली बात कि सिराजुद्दौला की परेशानियां, यानी जब सिराजुद्दौला शासक बना ही था, बंगाल का नवाब बना ही था, तो उसे कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो इसके सामने जो इसकी पारिवारिक समस्याएं थी वो 2 लोग थे। कौन थे? एक तो घसीटी बेगम जो कि कहाँ थी? ढाका में, जो अलीवर्दी खां की बेटी थी। और सिराजुद्दौला की क्या थी? मौसी थी। वो भी किसके ख्वाब देखने लगी? तो वो भी अपने बेटे को बंगाल का नवाब बनाना चाहती थी, इसलिए वो सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र करने लगी। इसी के साथ साथ इसका एक मौसा भी था। वो कौन सा मौसा था? तो वो था शौकत जंग। तो ये जो था, जो अलीवर्दी खां की तीसरी बेटी थी जो कि कहाँ पे थी? पूर्णिया में, उसका पति था। और कौन था? सिराजुद्दौला का मौसा था। और ये भी क्या करना चाहता था? ये भी बंगाल का नवाब बनना चाहता था। तो इसने भी क्या काम करना चालू कर दिया? सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र करना चालू कर दिया। इसी के साथ साथ इसके 2 अधिकारी थे या सेनापति थे, वो कौन कौन थे? मीर जाफर और दुर्लभ राय, जो कि इसे कब देंगे? इसे जो 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था उस युद्ध में इन दोनों ने धोखा दिया था। और उसके कुछ जो शहर के निवासी भी थे वो कौन कौन से थे? एक तो मानिक चंद, जिसे वो कलकत्ता का इंचार्ज ऑफिसर बना देता है, और एक अमीर चंद जो कि क्या होता है? कलकत्ता का एक बहुत बड़ा व्यापारी होता है। साथ ही साथ जगत सेठ जो कि क्या होता है? एक तरीके का बैंकर, या फिर हम कह देते हैं जैसे कि साहूकार होता है ना, जो पैसे वगैरह देते हैं लोगों को कर्जे में, उस तरीके के व्यक्ति कौन था? जगत सेठ। ये सभी के सभी किसके साथ मिल जाते हैं? तो ये सभी के सभी अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं और किसके खिलाफ षड्यंत्र करने लग जाते हैं? सिराजुद्दौला के खिलाफ। तो जब इतने सारे लोग एक व्यक्ति के खिलाफ होंगे तो उसका तो मरना तय ही है। तो इसी चीज को देखते हुए अब हम आगे की घटनाओं के ऊपर बात करेंगे। तो वो कौन सी घटनाएं हैं जिस कारण सिराजुद्दौला और अंग्रेजों को आपस में लड़ना पड़ा? तो बात कब की है? बात है उस टाइम की कि जब फ्रांसीसी और अंग्रेजों में क्या चल रही थी? लड़ाई चल रही थी। कब की बात है? ये बात है द्वितीय कर्नाटक युद्ध की, जब प्रारंभ में डुप्लेक्स किस पर हावी हो रहा था? अंग्रेजों पर हावी हो रहा था। जब हम कर्नाटक युद्ध में पढ़ रहे थे तो उस समय इन्हें लग रहा था कि कहीं इन्होंने मद्रास तो हमसे छीन ही लिया है, और क्या करें, कहीं हमसे कलकत्ता भी ना छीन लें। तो वो अंग्रेज क्या कर रहे थे? कलकत्ता में उन्होंने क्या एक किला बनाया हुआ था। कौन सा किला?
फोर्ट विलियम का किला। पेपर में पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम का किला जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो कलकत्ता में स्थित है। तो ये उसकी किलेबंदी कर रहे थे, किसके डर से, फ्रांसीसियों के डर से। लेकिन जो सिराजुद्दौला है उसके बाद पसंद नहीं आई, उसने कहा कि भाई कलकत्ता तो मेरे अंडर में है ना, मेरा क्षेत्र है, तुम उसकी किलेबंदी किस तरीके से कर सकते हो, वहां पे तुम अपना राज कैसे चला सकते हो। तो इसने क्या काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। यानी कि एक तरीके से कहें कि उन्होंने फोर्ट विलियम पर ही कार्रवाई कर दी और उसको, अंग्रेजों को वहां से क्या कर दिया, भगा दिया। और इसी दौरान जब वह फोर्ट विलियम पर कार्रवाई करता है तो एक घटना होती है, वो घटना कौन सी है, 1756 ईस्वी में ब्लैक होल की घटना। इस घटना से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात तो यह घटना कब हुई, तो यह घटना हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी को। और साथ ही साथ पूछ लिया जाता है कि इस घटना में क्या हुआ, तो इस घटना में एक व्यक्ति थे, कौन, हॉलवेल, वो इसके प्रत्यक्षदर्शी थे, यानी कि उन्होंने इस घटना को खुद से होते हुए देखा था, या ये घटना उन्हीं के साथ हुई थी। तो हॉलवेल बताते हैं कि सिराजुद्दौला ने क्या काम किया कि एक छोटे से कमरे में, जिसकी माप कितनी थी, वो कमरा 18 फुट तो लंबा था और 14 फुट 10 इंच चौड़ा था, यानी एक छोटे से कमरे के अंदर सिराजुद्दौला ने 146 लोगों को कमरे में बंद कर दिया और उन्हें रात को छोड़ दिया। अब सोचो 20 जून, आपको डेट समझ में आ रही है, 20 जून 1756, यानी कि गर्मियों का मौसम, और अकेला आदमी कमरे में सोएगा तो उसको कितनी गर्मी लगेगी। और सोचो छोटे से कमरे में 146 लोगों को उसने बंद कर दिया। तो कहा जाता है कि जब सुबह को उस कमरे को खोला गया था तो उन 146 लोगों में से कितने लोग जिंदा बचे थे, मात्र 23 लोग जिंदा बचे थे। जिस घटना का वर्णन कौन करता है, हॉलवेल। ये वही हॉलवेल है जो आगे चल के बंगाल का गवर्नर बनेगा, और इस घटना का जिक्र इसने, हॉलवेल ने, अपनी किताब के अंदर किया है। तो उम्मीद करता हूं ये हॉलवेल की घटना, जो ब्लैक होल की घटना है, वो आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे कैसे कैसे जाते हैं। तो एक तो इसकी घटना कब हुई, कितने लोगों को बंद किया गया था और कितने लोग जिंदा बचे, और ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है कि इस घटना का वर्णन किसने किया। तो उसका आंसर क्या होगा, हॉलवेल हो जाएगा। अब जो हमें समझना है वो समझना है अलीनगर की संधि, कि ये संधि क्यों हुई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिराजुद्दौला ने किसके खिलाफ कार्रवाई कर दी, तो उसने फोर्ट विलियम के खिलाफ कार्रवाई कर दी। और उस समय जो कौन, घसीटी बेगम और पूर्णिया का नवाब किसकी मदद कर रहे थे, तो वो मदद कर रहे थे अंग्रेजों की। और इसी के चलते चलते सिराजुद्दौला और शौकत जंग में एक युद्ध होता है। वो कौन सा युद्ध है, वो है 1756 का मनिहारी का युद्ध, और इसमें शौकत जंग पराजित हो जाता है। और इसी घटना की सूचना किसको मिलती है, तो रॉबर्ट क्लाइव को सूचना मिलती है। क्योंकि जब मैं कर्नाटक युद्ध आपको पढ़ा रहा था, तो जब डुप्ले का प्रभाव खत्म होता है और डुप्ले वापस फ्रांस चला जाता है, तो उसके बाद में एक अंग्रेजों की तरफ से एक सेना नायक आ जाता है। वो कौन सा होता है, रॉबर्ट क्लाइव। वो धीरे धीरे क्या करने लग जाता है, फ्रांसीसियों को हराने लग जाता है। क्योंकि उस दिन मैंने आपको बताया था कि जब त्रिचुलापल्ली में जो युद्ध होता है उसमें फ्रांसीसी हार जाते हैं और रॉबर्ट क्लाइव मद्रास और जो पुदुचेरी है दोनों पर अपना अधिकार कर लेता है। अब होता क्या है कि उसको सूचना किसकी मिलती है, उसको सूचना मिलती है सिराजुद्दौला की इस जो ब्लैक होल की घटना है, या जो फोर्ट विलियम पर उसने कार्रवाई की थी, उसकी सूचना मिलती है। तो रॉबर्ट क्लाइव और एक व्यक्ति और होता है वाटसन, वो भी क्या होता है, वो भी अंग्रेजी सेना नायक होता है। तो ये दोनों क्या काम करते हैं, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। रॉबर्ट क्लाइव होता है वो तो स्थल मार्ग से किसकी तरफ चलने लग जाता है, कलकत्ता की तरफ, और जो वाटसन होता है वो जल मार्ग से कलकत्ता की तरफ चलने लग जाता है। और ये दोनों के दोनों कहाँ पहुंच जाते हैं, कलकत्ता पहुंच जाते हैं। कौन सी सन में, 1757 ईस्वी में। तो उनकी जो मुलाकात होती है वो किससे होती है, अमीर चंद से होती है। और ये क्या काम करते हैं, ये अमीर चंद को अपनी ओर मिला लेते हैं और साथ ही साथ किसको, मनिक चंद को भी अपनी ओर मिला लेते हैं। तो ये सिराजुद्दौला पर क्या करते हैं, आक्रमण करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन सिराजुद्दौला को इससे पहले ही किसकी पता पड़ जाती है, इस आक्रमण के बारे में पता चल जाता है। तो एक सिराजुद्दौला क्या करता है, ये इन दोनों के साथ, किस किस के साथ, रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन। मैं यहाँ लिखे देता हूँ एक व्यक्ति कौन है, एक व्यक्ति तो है रॉबर्ट क्लाइव, जो भी आगे चल के क्या बनता है, बंगाल का गवर्नर बनता है, और इसे ही ब्रिटिश सत्ता का वास्तविक संस्थापक भारत में माना जाता है। और दूसरा व्यक्ति कौन है, दूसरा व्यक्ति है वाटसन। तो इन दोनों से एक संधि करता है, वो संधि कौन सी होती है,
अली नगर की संधि, जो कि कब हुई थी? 1756 ईस्वी में। अब मैं ये आपको एक और बात बता दूं, ये जो अली नगर है वो भी क्या है? कलकत्ता का एक बदला हुआ नाम है, जो कि कौन बदलता है? सिराजुद्दौला बदलता है, वो अपने नाना के नाम पर है। उसके नाना का नाम अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था अली वर्दी खां, उन्हीं के नाम पर वो कलकत्ता का नाम बदलकर क्या कर देता है? अली नगर। अगर पेपर में पूछा जाए कि जो कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर किसने किया, तो सिराजुद्दौला उसका आंसर हो जाएगा। पूछा जाए साथ ही साथ कि अली नगर की संधि किस किस के बीच में हुई, तो रॉबर्ट क्लाइव यानी कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में यह संधि हुई थी। तो गाइस यहाँ तक जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते थे वो सभी के सभी मैंने आपको बता दिए, और इससे आगे भी वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि किस तरीके से प्लासी का युद्ध हुआ और किस तरीके से बक्सर का युद्ध हुआ। यानी आने वाली वीडियो में हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो प्लासी का युद्ध है और जो बक्सर का युद्ध है, यही वो दो युद्ध है जिसके कारण ब्रिटिश सत्ता का पूरी तरीके से हमारे ऊपर क्या हो गया था? प्रभाव बढ़ गया था और हम गुलाम हो गए थे किसके? अंग्रेजों के। तो गाइस यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हिस्ट्री के और ज्यादा मजेदार वीडियो लेके आने वाले हैं। क्योंकि हम धीरे धीरे हिस्ट्री के सभी भागों के बारे में बात करेंगे, चाहे वो प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो या फिर आधुनिक भारत हो।